18 फरवरी 1946। बॉम्बे का वो समंदर जो हमेशा से खामोश रहता था, उस दिन एक ऐसी चीख सुनी जो ब्रिटिश एम्पायर की नींव तक हिला गई। HMIS तलवार, एक रॉयल इंडियन नेवी का वॉरशिप, जहां हजारों हिंदुस्तानी सेलर्स ने एक साथ फैसला किया, अब और नहीं। ये कहानी है उस बगावत की जिसे ब्रिटिश एम्पायर ने दबाया, कांग्रेस ने नजरअंदाज किया और हिस्ट्री बुक्स ने भुला दिया। लेकिन सवाल ये है, अगर ये म्यूटिनी इतनी बड़ी थी तो इसे छुपाया क्यों गया? कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन जीत गई थी, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। इकोनॉमी तबाह, फौजें थकी हुई और कॉलोनीज में आज़ादी की आग भड़क रही थी। हिंदुस्तान में भी हालात बदल रहे थे। INA ट्रायल्स चल रहे थे। सुभाष चंद्र बोस के साथियों को रेड फोर्ट में जज किया जा रहा था और पूरा देश उनके साथ खड़ा था। लेकिन ब्रिटिश को लगता था कि उनकी सबसे भरोसेमंद ताकत रॉयल इंडियन नेवी उनके कंट्रोल में है। यहाँ उन्हें गलत समझना पड़ गया, क्योंकि नेवी के अंदर जो गदर पक रहा था वो किसी को नजर नहीं आया। HMIS तलवार बॉम्बे में एक सिग्नल ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट था, जहाँ इंडियन सेलर्स काम करते थे। ये वो लोग थे जो ब्रिटिश के लिए दूसरे विश्व युद्ध में लड़के आए थे, जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाल के एम्पायर की सेवा की थी। लेकिन उन्हें मिला क्या? घटिया खाना, नस्ल भेद और अंग्रेजी ऑफिसर्स की गालियां। उन्हें ब्लैक बैगर्स और कुलीज बुलाया जाता था। उनका खाना ब्रिटिश सेलर से अलग और घटिया क्वालिटी का होता था। प्रमोशन में उनके साथ भेदभाव होता था। सालों का गुस्सा, सालों की बेइज्जती, सब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह जमा हो रही थी। और फरवरी 1946 में वो बॉम्ब फट गया। शुरुआत हुई एक छोटी सी बात से। HMIS तलवार के सेलर्स ने खाने की क्वालिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। कमांडर किंग, हाँ यही उनका नाम था, ने प्रोटेस्टर्स को सजा दी और उन्हें और ज्यादा अपमानित किया। लेकिन इस बार जवान पीछे नहीं हटे। 18 फरवरी को सुबह HMIS तलवार के रेटिंग्स यानी जूनियर सेलर्स ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। ये कोई छोटा प्रोटेस्ट नहीं था, ये था म्यूटिनी। ब्रिटिश रॉयल नेवी के अंदर हिंदुस्तानी सेलर्स की बगावत। कुछ ही घंटों में ये आग बॉम्बे के दूसरे वॉरशिप्स तक पहुंच गई। कैसल बैरक्स, फोर्ट बैरक्स, सब जगह एक ही नारा गूंज रहा था, इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद। अगले 48 घंटे वो थे जो ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे खतरनाक साबित हुए। 18 फरवरी को शाम तक 20 से ज्यादा शिप्स पर इंडियन सेलर्स ने ब्रिटिश फ्लैग उतार दिया। बॉम्बे हार्बर में वॉरशिप्स पर तिरंगा और कांग्रेस का झंडा लहराया जा रहा था। सेलर्स ने रेडियो स्टेशंस अपने कंट्रोल में ले लिए। उन्होंने सिग्नल भेजे सारे हिंदुस्तान को कि नेवी ने ब्रिटिश के खिलाफ बगावत कर दी है। और फिर वो हुआ जो ब्रिटिश ने कभी सोचा नहीं था। ये म्यूटनी बॉम्बे से निकलकर कराची, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन, विशाखापत्तनम हर जगह पहुंच गई। 78 शिप्स, 20 शोर एस्टैब्लिशमेंट्स, 20,000 से ज्यादा सेलर्स। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये एक आंधी बन गई थी। ब्रिटिश के पास अपनी ही नेवी पर भरोसा नहीं रहा। अब सोचिए, ब्रिटिश के लिए ये कितना बड़ा झटका था। अगर नेवी उनके कंट्रोल से निकल जाए तो वो हिंदुस्तान में अपना राज कैसे रखेंगे? अगर आर्मी ने भी साथ दे दिया तो? और यही डर सच होने लगा। बॉम्बे में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के कुछ जवानों ने भी हड़ताल कर दी। कुछ आर्मी यूनिट्स में भी बेचैनी की खबरें आईं। बॉम्बे की सड़कों पर आम लोग सेलर्स के सपोर्ट में उतर आए। मिल वर्कर्स, स्टूडेंट्स, आम नागरिक सब ने एक साथ ब्रिटिश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बॉम्बे की सड़कों पर बैरिकेड्स लगे, दुकानें बंद हुईं और ब्रिटिश पुलिस पर पत्थरबाजी हुई। 300 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों जख्मी हुए जब ब्रिटिश फोर्सेस ने आम लोगों पर गोली चलाई। लेकिन अब कहानी में वो मोड़ आता है जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। जब ये बगावत अपनी चरम सीमा पर थी, जब ब्रिटिश एम्पायर हिल रहा था, तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने एक अजीब फैसला किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बॉम्बे भेजा गया, लेकिन सेलर्स की मदद के लिए नहीं, उन्हें भेजा गया म्यूटिनी खत्म करवाने के लिए। पटेल ने सेलर से कहा कि वो हथियार डाल दें, वो वादा करते हैं कि उनके साथ कोई बदला नहीं लिया जाएगा। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यही संदेश दिया। दो अलग पार्टियां, दो अलग विचारधाराएं, लेकिन दोनों का फैसला एक ही था, ये बगावत रोकनी होगी। सवाल यह है, क्यों कांग्रेस ने अपने ही देशवासियों की बगावत का साथ नहीं दिया? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कांग्रेस को डर था कि अगर आर्म्ड फोर्सेस में इनडिसिप्लिन और फैल गई तो आज़ादी के बाद उनके लिए भी सेना को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। उन्हें एक डिसिप्लिन फोर्स चाहिए थी जो नए हिंदुस्तान की सेवा करे। कुछ कहते हैं कि ब्रिटिश से पावर का ट्रांसफर पीसफुली हो रहा था और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कोई हिंसा इस प्रोसेस को बिगाड़ दे। और कुछ कहते हैं कि कांग्रेस लीडरशिप को लगता था कि ये म्यूटिनी उनके हाथों से निकल जाएगी और कम्युनिस्ट ताकतें इसका फायदा उठाएंगी।
जो भी वजह थी, सेलर्स को अकेला छोड़ दिया गया। 21 फरवरी को 3 दिन की बगावत के बाद सेलर्स ने हथियार डाल दिए। उन्हें वादा किया गया था कि उनके साथ कोई बदला नहीं होगा, लेकिन वो वादा टूटा। ब्रिटिश ने हजारों सेलर्स को नेवी से निकाल दिया। उनके रिकॉर्ड में डिसमिस्ड विद डिस्ग्रेस लिखा गया। इन जवानों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश के लिए जंग लड़ी और फिर ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन बदले में उन्हें मिला अपमान और बेरोजगारी। आज़ादी के बाद भी जब नए हिंदुस्तान की सरकार बनी, इन सेलर्स को कोई सम्मान नहीं दिया गया, कोई पेंशन नहीं, कोई मेडल नहीं, कोई पहचान नहीं, जैसे ये म्यूटिनी हुई ही नहीं थी। लेकिन सच ये है कि ये म्यूटिनी शायद ब्रिटिश को सबसे ज्यादा डराने वाली घटना थी। क्लेमेंट एटली, जो उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान को आज़ादी देने के फैसले में सबसे बड़ी वजह ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बढ़ रही बेचैनी थी। आईएनए और नेवल म्यूटिनी, यानी वो म्यूटिनी जिसे हमारी हिस्ट्री बुक्स में जगह नहीं मिली। उसी ने ब्रिटिश को समझा दिया कि अब और नहीं। अगर 20,000 हथियारबंद सेलर्स ब्रिटिश के खिलाफ उठ खड़े हुए तो कल फौज भी उठ खड़ी होगी और उस दिन ब्रिटिश राज खत्म हो जाएगा, किसी और की शर्तों पर, ना कि उनकी। आज 1946 की नेवल म्यूटिनी को रॉयल इंडियन नेवी अपराइजिंग कहते हैं। 2001 में भारतीय सरकार ने आखिरकार इन सेलर्स के सम्मान में एक मेमोरियल बनवाया। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, अगर ये म्यूटिनी इतनी अहम थी तो इसे दशकों तक क्यों दबाया गया? क्यों हमारी टेक्स्ट बुक्स में क्विट इंडिया है, दांडी मार्च है, लेकिन इन 20,000 सेलर्स का जिक्र नहीं? क्या इसलिए क्योंकि ये कहानी उन लोगों की थी जिन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं मिला, या इसलिए क्योंकि ये साबित करती है कि आज़ादी सिर्फ अहिंसा से नहीं आई, उसमें खून भी बहा, गुस्सा भी था और वो आवाजें भी थीं जो दबा दी गईं। इतिहास वो नहीं होता जो हुआ, इतिहास वो होता है जो बताया जाता है, और ये कहानी बताई नहीं गई अब तक।